गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। लास्ट क्लास में बेटा हमने चैप्टर नंबर 10 स्टार्ट कर लिया था और उसमें हमने प्रत्यावर्ती धारा की बात करी थी। ज्यावक्रीय प्रत्यावर्ती धारा के एक चक्कर का औसत मान ज्ञात कर लिया और अर्ध चक्कर का औसत मान भी हमने ज्ञात कर लिया था, ठीक है ना। इसी प्रकार हम वोल्टा का औसत मान ज्ञात करते हैं। जैसे आपने धारा का औसत मान ज्ञात किया वैसे ही हम वोल्टा का औसत मान ज्ञात कर लेते हैं, क्योंकि दोनों की समीकरण एक जैसी होती है। जैसे हम धारा की समीकरण की बात करें तो I बराबर I नॉट साइन ओमेगा टी लिखी जाती है और वोल्टा की जो समीकरण होती है बेटा वो लिखी जाती है V बराबर V नॉट साइन ओमेगा टी। प्रत्यावर्ती धारा और वोल्टा की समीकरण आपको ध्यान में रखनी है। अब आज हम बात करेंगे प्रत्यावर्ती धारा के एक पूर्ण चक्कर का वर्ग माध्य मूल मान, ठीक है ना। अपने पास जो धारा होगी उसके एक चक्कर के लिए 0 से t समय के लिए वर्ग माध्य मूल मान ज्ञात करना है। VRMS मान धारा और वोल्टा दोनों का ज्ञात करेंगे अपन। वर्ग माध्य मूल मान ज्ञात करना है। तो सबसे पहले हमारे पास समीकरण जो प्रत्यावर्ती धारा की समीकरण है वो हमें ध्यान में रखनी चाहिए। हम जानते हैं कि जो प्रत्यावर्ती धारा की समीकरण है, हम जानते हैं कि I बराबर सूत्र होता है I नॉट साइन ओमेगा टी। प्रत्यावर्ती धारा के किसी क्षण पर धारा का तत्क्षणिक मान होता है I बराबर I नॉट साइन ओमेगा टी, जहां I नॉट शिखर मान या अधिकतम मान, ओमेगा कोणीय आवर्ती, टी किसी क्षण की बात और I अपना तत्क्षणिक मान। मुझे इस धारा का एक चक्कर के लिए वर्ग माध्य मूल मान ज्ञात करना है, VRMS मान। तो सबसे पहला काम होगा इस धारा का वर्ग करना है, दोनों तरफ हमें इसका वर्ग करना है। उसके बाद उसका माध्य लेना है, औसत लेना है और फिर उसका वर्गमूल लेना है, ठीक है ना। इतना काम करना है देखो। तो वर्ग माध्य मूल मान ज्ञात करना है तो सबसे पहले इस समीकरण का स्क्वायर करेंगे। इसको आपने समीकरण संख्या 1 बोल दिया। समीकरण 1 का वर्ग करने पर दोनों पक्षों में वर्ग कर लेंगे। समीकरण 1 का वर्ग करने पर दोनों पक्षों में वर्ग कर दिया। जैसे मैंने लिखा इधर I स्क्वायर बराबर ये लिखा जाएगा I नॉट स्क्वायर साइन स्क्वायर ओमेगा टी, समीकरण संख्या 2। अब मुझे इसका औसत लेना है। वर्ग हो गया फर्स्ट स्टेप में। सेकंड स्टेप में इसका माध्य लेना है। माध्य मतलब इसका औसत, ठीक है। तो I स्क्वायर का जो औसत होगा बेटा उसको हम इस तरह से निर्देशित कर सकते हैं, I स्क्वायर लेस देन ग्रेटर देन वाले चिन्ह से। ये इसका औसत का सिंबल हो गया बराबर समाकलन। सूत्र का नहीं सीखा था 0 से t, एक पूर्ण चक्कर की बात हो रही है तो 0 से t I स्क्वायर dt बटा समाकलन 0 से t dt। अब देखो I स्क्वायर का मान आपके पास ये रहा, वो मान आप यहां रखो और इसका समाकलन करो, आंसर आ जाएगा। फिर उसका वर्गमूल ले लेंगे। I स्क्वायर का औसत बराबर समाकलन 0 से t, I स्क्वायर का मतलब I नॉट स्क्वायर साइन स्क्वायर ओमेगा t dt अपॉन समाकलन 0 से t dt। अब देखो ध्यान से, I नॉट स्क्वायर कांस्टेंट है, समाकलन से बाहर आ जाएगा। साइन स्क्वायर ओमेगा t का डायरेक्ट समाकलन नहीं होता कोई। I साइन स्क्वायर ओमेगा t का t के सापेक्ष अगर हमें समाकलन करना हो तो डायरेक्ट सूत्र हमने नहीं पढ़ा। हम साइन ओमेगा टी का समाकलन कर चुके, माइनस कॉस ओमेगा टी अपॉन ओमेगा होता है। बट अगर मैं साइन स्क्वायर ओमेगा टी का कैलकुलेट करना चाहूं तो नहीं कर पाऊंगा। इसके लिए आपको सूत्र याद रखना है। पहले आप इसको कन्वर्ट कर लोगे कि साइन स्क्वायर थीटा का एक सूत्र होता है। अपन सूत्र लिखेंगे साइन स्क्वायर थीटा का भी और कॉस स्क्वायर थीटा का भी। साइन स्क्वायर थीटा को लिखा जाता है बेटा जनरली 1 माइनस कॉस 2 थीटा अपॉन 2। साइन स्क्वायर थीटा का सूत्र होता है 1 माइनस cos 2 थीटा अपॉन 2 और cos स्क्वायर थीटा का सूत्र होता है बेटा 1 प्लस cos 2 थीटा अपॉन 2। इन दोनों को ऐड करो, साइन स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा 1 होता है ना, इन दोनों को ऐड करो, आंसर 1 ही आएगा, ठीक है। इसका मतलब सूत्र सही है। तो अब आपको साइन स्क्वायर ओमेगा टी के का सूत्र लिखना है इस सूत्र के हिसाब से और फिर आपको समाकलन करना है। इसका डायरेक्ट समाकलन नहीं करना। पहले आप इस सूत्र के हिसाब से इसको खोल लोगे और फिर आपको समाकलन करना है। तो देखो ध्यान से बेटा, I स्क्वायर का औसत बराबर I नॉट कांस्टेंट है, मैं बाहर ले लूं। I नॉट स्क्वायर कांस्टेंट है, समाकलन से बाहर। साइन स्क्वायर ओमेगा टी को लिख रहा हूं बेटा, समाकलन 0 से t साइन स्क्वायर ओमेगा टी को लिखेंगे 1 माइनस कॉस ट्वाइस ओमेगा टी अपॉन 2 और फिर इसका समाकलन करना है अपॉन इसका समाकलन कर लो साथ के साथ 1 का t के सापेक्ष समाकलन स्मॉल t और लिमिट हो गई 0 से कैपिटल T। आगे हल करो
आई स्क्वायर का समाकलन, सॉरी आई स्क्वायर का औसत बराबर, ये देखो 2 कांस्टेंट बाहर आ जाएगा, तो आई नॉट स्क्वायर अपॉन ड्यू 2 अपॉन में आ गया कांस्टेंट, इसमें ऊपरी सीमा माइनस नीचे सीमा 2t, ये एज इट इज। अब देखो इधर अपन समाकलन करते हैं, समाकलन 0 से t, 1 का अलग से करो 1 dt, फिर बीच में माइनस, समाकलन 0 से t cos ट्वाइस ओमेगा t dt। अब आगे इसको हल कर लो, ठीक है, 1 का t के सापेक्ष समाकलन कर लो, cos का समाकलन आप जानते हैं प्लस साइन होता है, तो आई स्क्वायर का औसत आ गया बेटा आपके पास आई नॉट स्क्वायर अपॉन 2t, 1 का t के सापेक्ष समाकलन स्मॉल t, लिमिट 0 से कैपिटल T माइनस, अब देखो ध्यान से, cos का समाकलन साइन होता है, साइन ट्वाइस ओमेगा t अपॉन ट्वाइस ओमेगा, t का जो गुणांक है 2 ओमेगा वो अपॉन में आ जाएगा, और इसकी सीमा क्या हो जाएगी बेटा 0 से कैपिटल T। आगे हल करो, आई स्क्वायर का औसत आपके पास आ गया बेटा आई नॉट स्क्वायर अपॉन 2t, ये हो गया आपके पास t माइनस 0, t माइनस ये 1 अपॉन ट्वाइस ओमेगा कांस्टेंट बाहर ले लो, और अब सीमा रखो, साइन ट्वाइस ओमेगा को लिख दिया 2 पाई अपॉन t, 2 पाई अपॉन t इंटू ऊपरी सीमा t, कैपिटल T रख दिया स्मॉल t की जगह, फिर बीच में माइनस, साइन लोअर लिमिट पुट करोगे स्मॉल t की जगह तो साइन 0 हो जाएगा। ध्यान से देखो आगे, आई स्क्वायर का औसत आपके पास आ गया बेटा आई नॉट स्क्वायर अपॉन ट्वाइस t, t माइनस 1 अपॉन ट्वाइस ओमेगा, देखो t से t कैंसिल हो गया, साइन 4 पाई, साइन n पाई 0 होता है, तो ये वैल्यू 0 आ गई, माइनस साइन 0 0 होता है, 0 माइनस 0 0, 0 मल्टीप्लाई 1 अपॉन ट्वाइस ओमेगा कैंसिल आउट, तो ये पूरा टर्म 0 हो गया, केवल यहाँ t बचा, अब इसमें भी t से t कट जाएगा, आपके पास आई स्क्वायर का औसत बचा बेटा आई नॉट स्क्वायर अपॉन 2, आपने वर्ग मान का, धारा के वर्ग का माध्य ज्ञात कर लिया जिसका मान आया आई नॉट स्क्वायर अपॉन 2, अब आपको उसका वर्गमूल लेना है, मूल का मतलब अंडर रूट, वर्गमूल लेना है, तो दोनों पक्षों का वर्गमूल ले लो, दोनों पक्षों का वर्गमूल ले लो, और आपके पास फाइनली आंसर आ गया, इसके वर्गमूल को बोला जाता है बेटा आई आरएमएस, आई स्क्वायर के औसत के वर्गमूल को बोला जाता है आई आरएमएस, रूट मीन स्क्वायर ऑफ करंट, ठीक है ना, वर्ग माध्य मूल मान ऑफ धारा बराबर आई नॉट स्क्वायर का वर्गमूल हो गया आई नॉट, और 2 के वर्गमूल को लिखेंगे अंडर रूट 2, ये सूत्र आपको याद रखना है, आई आरएमएस बराबर आई नॉट बाई रूट 2, अर्थात धारा का वर्ग माध्य मूल मान हमेशा धारा के शिखर मान का 1 बाई रूट 2 गुणा होता है, 1 बाई रूट 2 को जनरली लिखा जाता है 0.707, 1 बाई रूट 2 को क्या लिखा जाता है बेटा 0.707, इसलिए अगर इसको आगे और हल करना हो तो आईआरएमएस और धारा के शिखर मान में ये संबंध होगा, आईआरएमएस बराबर 1 बाई रूट 2 को अपन लिख सकते हैं 0.707 आई नॉट, तो ये धारा के शिखर मान और वर्ग माध्य मूल मान में संबंध आ गया, ठीक है। इसी प्रकार अगर अपन वोल्टा के निकालेंगे लिए तो वोल्टा का वर्ग माध्य मूल मान, प्रत्यावर्ती वोल्टा का वर्ग माध्य मूल मान Vrms बराबर V नॉट बाई रूट 2, कुछ बुक्स में V नॉट और I नॉट को Im Vm लिखा होता है, कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है, वो शिखर मान ही है, अधिकतम मान, तो Vrms आपके पास आ गया बेटा V नॉट बाई रूट 2, अर्थात Vrms बराबर 0.707 V नॉट, ऐसा हम लिख सकते हैं। ये संबंध आपको ध्यान में रखना है, और इस संबंध से न्यूमेरिकल भी पूछे जाते हैं, कई बार डायरेक्टली रिलेशन भी पूछ लेता है, परीक्षा में 1 नंबर पे सवाल आ जाता है कि धारा के वर्ग माध्य मूल मान और शिखर मान में संबंध लिखो, वोल्टा में लिखो, धारा में लिखो, जो भी आपसे पूछे, तो इस तरह से आपको ज्ञात करना होता है, पूरा डिटेल आपको समझा दिया मैंने, ठीक है ना, कहीं भी दिक्कत नहीं आएगी। सबसे इंपॉर्टेंट है इस टॉपिक में समाकलन, आपको माध्य ज्ञान करने में दिक्कत नहीं है, टॉपिक के हिसाब से पहले वर्ग किया हमने धारा या वोल्टा का, जो भी हम ज्ञात कर रहे हैं, जैसे धारा का हम आरएमएस मान ज्ञात कर रहे हैं तो धारा का वर्ग किया, फिर उसका माध्य लिया, फिर उसका अंडर रूट ले लिया, हमारा आंसर आ गया फाइनली, ठीक है। अब ये जो आरएमएस मान होता है उसको प्रभावी मान भी बोलते हैं,
इसको अपन क्या बोलते हैं, प्रभावी मान। जो हमारे घरों में प्रत्यावर्ती वोल्टता की बात की जाती है, 220 वोल्ट 50 हर्ट्ज आवृत्ति का सिग्नल जो होता है, उसमें 220 वोल्ट हमारा प्रभावी मान होता है, आरएमएस मान होता है। इसको हम क्या बोलते हैं, आरएमएस मान। याद रखने वाली चीज ये पॉइंट, ठीक है ना। प्रत्यावर्ती धारा के एडवांटेज और डिसएडवांटेज आपको पढ़ने हैं, देखने किताब से, क्या क्या इसके यूज कैसे, मतलब ये उपयोगी है कैसे अनुपयोगी है, वो सारी चीजें देखनी है। हमारे घरों में जो वोल्टता आती है 220 वोल्ट, ये वीआरएमएस मान होता है, इसको प्रभावी मान भी बोलते हैं। ये हमारा प्रभावी मान होता है वीआरएमएस 220 वोल्ट। और आवृत्ति जो होती है वो 50 हर्ट्ज होती है इंडिया में, ठीक है ना। प्रत्यावर्ती धारा या वोल्टता की बात करें तो उसकी आवृत्ति 50 हर्ट्ज और वोल्टता जो है वो 220 वोल्ट। और इसके संगत जो धारा है वो बहुत कम होती है, 1 एम्पीयर के आसपास होती है, ठीक है ना। तो इस तरह से हमें ध्यान रखना, बट जनरली ये लिखा होता है। अब ये आपका प्रभावी मान है, इसको हम प्रभावी मान भी कहते हैं या वर्ग माध्य मूल मान भी कहते हैं। अगर आपको प्रभावी मान 220 वोल्ट दिया हुआ है तो बताओ घरों में जो प्रत्यावर्ती वोल्टता है उसका शिखर मान कितना होगा। क्योंकि अपन सूत्र जानते हैं Vrms बराबर V0/√2, तो V0 बराबर सूत्र होगा Vrms into √2। Vrms 220 into √2, √2 का मान 1.414, जब 220 से गुणा करोगे तो ऑलमोस्ट 311 वोल्ट आएगा। अर्थात हमारे घरों में जो प्रत्यावर्ती वोल्टता आ रही है उसका शिखर मान होता है 311 वोल्ट। इसका शिखर मान कितना होता है बेटा, 311 वोल्ट। और जो 220 वोल्ट जिसको हम बोलते हैं वो हमारा प्रभावी मान या वर्ग माध्य मूल मान होता है। इसको हम प्रभावी मान भी कहते हैं या वर्ग माध्य मूल मान भी कहते हैं। पक्का समझ में आ गया, यहाँ तक कोई समस्या नहीं है, बहुत आसान सा टॉपिक था जो डिस्कस कर लिया। अब हम बेटा पढ़ेंगे परिपथ। जैसे हमने ये सीख लिया कि हमारे घरों में जो वोल्टता आती है उसकी बात कर ली हमने, प्रत्यावर्ती वोल्टता होती है। अब हम बात करें एक प्रत्यावर्ती वोल्टता स्रोत की जो वोल्टता है उसको हम निर्देशित करते हैं V बराबर V0 sin ओमेगा t। V बराबर V0 sin ओमेगा t या Vm sin ओमेगा t, एक ही बात है। ये प्रत्यावर्ती वोल्टता स्रोत जैसे किसी परिपथ में अपन लागू करें, जैसे शुद्ध प्रतिरोध वाला परिपथ है, शुद्ध धारिता वाला प्रतिरोध है परिपथ है, शुद्ध प्रेरकीय परिपथ जिसमें कुंडली लगी होती है, ठीक है ना। अब ऐसे करके हम 5-6 परिपथ पढ़ेंगे। 3 तो शुद्ध पढ़ेंगे, R परिपथ, L परिपथ, C परिपथ, उसके बाद RL परिपथ, फिर RC परिपथ, फिर LCR परिपथ। ऐसे करके हम 6 परिपथ पढ़ते हैं जहां से बड़ा क्वेश्चन आता है। तो सबसे पहले R परिपथ पढ़ते हैं, शुद्ध प्रतिरोध प्रयुक्त परिपथ, ठीक है ना। उसमें केवल R लगा होगा और उससे हम प्रत्यावर्ती वोल्टता आरोपित करके और फिर धारा का मान ज्ञात करेंगे। फिर हम उसमें धारा और वोल्टता के मध्य कलांतर देखेंगे, फिर हम ज्यामितीय ग्राफ बनाएंगे वोल्टता और धारा के, और फिर हम फेजर डायग्राम भी बनाएंगे, ठीक है। तो आज एक परिपथ और डिस्कस कर लेते हैं अपन पहले, उसके बाद कल अपन दूसरा परिपथ पढ़ेंगे, ठीक है। तो अब हम पढ़ने वाले हैं विद्युत परिपथ। वैसे हम थोड़ा सा पहले भी पढ़ चुके परिपथ 6वें चैप्टर में, बट अब हम प्रत्यावर्ती स्रोत से युक्त परिपथ पढ़ेंगे। तो पहला परिपथ आपका है शुद्ध प्रतिरोध। शुद्ध प्रतिरोध इसका मतलब केवल उस परिपथ में R ही जुड़ा है। शुद्ध प्रतिरोध का मतलब उसमें केवल एक R जुड़ा है। शुद्ध प्रतिरोध युक्त परिपथ। माना एक प्रतिरोध R जिसके सिरों पर हमने एक प्रत्यावर्ती वोल्टता स्रोत जोड़ा हुआ है, V बराबर Vm sin ओमेगा t। तो पहले परिपथ बना देता हूं फिर इसकी कहानी लिखते हैं। आपके पास एक प्रतिरोध है जिसका प्रतिरोध R है, चालक जिसका प्रतिरोध R है, इसके सिरों पे हमने एक प्रत्यावर्ती वोल्टता स्रोत इस तरह से निर्देशित करते हैं इसको, प्रत्यावर्ती वोल्टता स्रोत को V बराबर Vm sin ओमेगा t जोड़ा हुआ है। V बराबर Vm या V0 sin ओमेगा t, एक ही बात है, कुछ भी लिख लो इसको। V0 वोल्टता का शिखर मान, ओमेगा कोणीय आवर्ती, V तत्क्षणिक मान, किसी क्षण पे प्लस माइनस ऐसे। जैसे इस प्रत्यावर्ती वोल्टता स्रोत से जोड़ेंगे इसमें धारा प्रवाहित होगी आएगी। प्रत्यावर्ती धारा कौन सी होगी, प्रत्यावर्ती वोल्टता स्रोत से प्रत्यावर्ती धारा ही प्रवाहित होती है, तो I धारा प्रवाहित होगी इसमें। जितनी वोल्टता हम यहां आरोपित करेंगे उतना यहां विभव पतन होगा, ठीक है। तो R के सिरों के मध्य जो विभवांतर होगा वो VR होगा, वो कितना होगा VR, इस तरह से प्लस माइनस। तो जितना आरोपित किया उतना यहां पे विभव पतन हो गया।
तो हम लिखेंगे माना एक चालक जिसका प्रतिरोध कैपिटल R है के सिरों पर एक प्रत्यावर्ती वोल्टता स्रोत आरोपित है, जिसका मान V बराबर V नॉट साइन ओमेगा टी। समीकरण संख्या 1, V बराबर V नॉट साइन ओमेगा टी, समीकरण संख्या 1। अब देखो एक्चुअल में मुझे धारा का मान ज्ञात करना है। जैसे ये वोल्टता आरोपित करें, इसमें धारा प्रवाहित होगी, धारा कितनी प्रवाहित होगी, इसके लिए ये जो लूप है इसमें अपन केवीएल लगा लेंगे। क्या कर लेंगे? केवीएल लगा लेंगे ऐसे, ठीक है। इसको फर्स्ट लूप मान लिया और केवीएल लगा लेंगे अपन, अप्लाइंग केवीएल, ठीक है ना। छठा चैप्टर काम आएगा, अप्लाइंग केवीएल किरचॉफ वोल्टा नियम इन लूप फर्स्ट। देखो माइनस से प्लस कितना है आरोपित वोल्टता V, फिर प्लस से माइनस बाद वाला सिंबल VR इक्वल्स टू 0, अर्थात प्लस V माइनस VR इक्वल्स टू 0, या मैं लिखूं V बराबर VR। जितना आरोपित किया उतना ही विभव पतन होगा, ये कह रहा है कॉन्सेप्ट। V का मान समीकरण 1 से रख लेंगे, V नॉट साइन ओमेगा टी, और VR इसमें I धारा प्रवाहित हो रही है, चालक का प्रतिरोध R, तो VR ओम के नियम से कितना हो गया बेटा, I इंटू R। अब मुझे तो I ज्ञात करना था, तो R को मैं अपॉन में दिया, मेरे पास समीकरण आ गई I बराबर V नॉट अपॉन R साइन ओमेगा टी। और ये जो V नॉट अपॉन R है वो हमारा धारा का अधिकतम मान हुआ। धारा का क्या हुआ? अधिकतम मान, क्योंकि I नॉट बराबर V नॉट अपॉन R, इसलिए I बराबर I नॉट साइन ओमेगा टी। हमारे पास धारा की प्रत्यावर्ती धारा की समीकरण वैसी आ गई जैसी हम सोचते थे हमेशा, समीकरण संख्या 2। अगर ध्यान से समीकरण 1 और 2 को देखा जाए तो दोनों के मध्य कलांतर शून्य है, साइन ओमेगा टी। यहाँ वोल्टता का शिखर मान V नॉट, यहाँ धारा का शिखर मान I नॉट। V नॉट I नॉट में से बड़ी वैल्यू कौन सी होगी? V नॉट, क्योंकि देखो I नॉट आपने लिखा V नॉट अपॉन R, चालक का कुछ तो प्रतिरोध होगा जिसका भाग देने पे ये मान हमेशा V नॉट से कम आएगा। अब सबसे पहले अपन ज्यावक्रीय ग्राफ देते हैं। हमें पहला काम यही ज्ञात करना होता है किसी भी परिपथ में वोल्टता आरोपित की गई तो धारा कितनी प्रवाहित होगी, उस R के सिरों के मध्य धारा कितनी प्रवाहित होगी, वो सबसे पहले हमें कैलकुलेट करनी होती है। तो हमने धारा का मान ज्ञात कर लिया I बराबर I नॉट साइन ओमेगा टी। अब मैं आपसे क्वेश्चन पूछूं कि भाई ये धारा आ गई और ये वोल्टता आ गई, इन दोनों के ज्यावक्रीय ग्राफ आराम से बना सकते हैं, हम पहले बना चुके हैं। V नॉट और I नॉट के लिए ग्राफ बनाना है, सॉरी V और I के ग्राफ बनाना है समय के साथ, ठीक है ना, कि समय के साथ कैसे वेरी करता है V और I, वो देखना है। तो दोनों के मध्य कलांतर शून्य है, ग्राफ एक जैसे बनेंगे, बस अधिकतम मान चेक करना है। तो पहला हमारा होगा इसमें ज्यावक्रीय ग्राफ धारा और वोल्टता के लिए। तो एक ही साथ बना लो, एक्स एक्स पे तो समय लिया हुआ है सेकंड में t, और y एक्सिस पे आपने v तथा I दोनों के लिए एक साथ बना रहे हैं। हम जो x एक्स पे समय लेते हैं वो t इक्वल टू 0 से शुरू करते हैं, फिर t/4, फिर t/2, 3t/4, फिर t, एक चक्कर कंप्लीट, फिर आगे t/4 उसमें जोड़ते जाओ। अगर अपन वोल्टता के लिए ग्राफ बनाए v बराबर v नॉट साइन ओमेगा टी, ग्राफ यहीं से स्टार्ट होगा, t/2 पे फिर से 0, t/4 पे अधिकतम, 3t/4 पे माइनस, ऐसे एक चक्कर कंप्लीट होगा। ये ग्राफ आपने बनाया v के लिए, ठीक है ना। वोल्टता का अधिकतम मान शिखर मान आपका v नॉट, और माइनस में कितना हो गया, माइनस का v नॉट। अब आप धारा के लिए बनाओगे तो जो I नॉट है उसका सूत्र V नॉट अपॉन R, V नॉट से कम, इसका मतलब ग्राफ तो कुछ ऐसा ही बनेगा।
और दोनों के बीच कलांतर शून्य है, इसका मतलब दोनों एक ही जगह से शुरू होंगे और एक ही समय पे दोनों शून्य होंगे। ये ग्राफ आ गया आपका धारा के लिए, आई के लिए। इसका शिखर मान जो है वो आई नॉट, वी नॉट अपॉन आर और माइनस में माइनस का आई नॉट। ये ज्यावक्रीय ग्राफ बन गए वी और आई के, दोनों के एक साथ बना लिए। वी और आई में देखो वी नॉट का मान आई नॉट से बड़ा है इसलिए इसको ऊपर तक लिया है और आई नॉट को नीचे से लिया है। अगर आई नॉट वी नॉट से बड़ा होता तो ये ऊपर जाता, ठीक है। तो दोनों के मध्य कलांतर शून्य था वी और आई के मध्य, इसलिए ग्राफ एक जैसे बने। तो पहला पॉइंट ये लिखना होगा, शुद्ध प्रतिरोध युक्त परिपथ में जब प्रत्यावर्ती वोल्टा आरोपित करते हैं तो वोल्टा व धारा के मध्य कलांतर शून्य होता है। नोट लिखना है आपको क्या कि शुद्ध प्रतिरोध युक्त परिपथ में जब प्रत्यावर्ती वोल्टा आरोपित की जाती है तो V और I के मध्य कलांतर शून्य होता है। अब देखो ये बन गया ज्यावक्रीय ग्राफ, फर्स्ट पॉइंट। दूसरा जो ग्राफ है उसको बोला जाता है फेजर डायग्राम, फेजर आरेख। ये इंपॉर्टेंट होता है, ये पूछा जाता है फेजर आरेख। फेजर आरेख एक्चुअल में एक घूर्णी सदिश को निर्देशित करता है। फेजर आरेख जो है वो घूर्णी सदिश को निर्देशित करता है और वोल्टा और धारा के लिए ग्राफ बनाया जाता है। ये एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस। अगर मैं आपसे पूछूं कि शुद्ध प्रतिरोध युक्त परिपथ में V और I के मध्य कलांतर शून्य है तो मैं बोलूं x एक्स से V बराबर V नॉट साइन ओमेगा t लिखा हुआ है। x एक्स से ओमेगा t कोण पे अगर V इस दिशा में है, कितने कोण पे? घूर्णी सदिश जो है वो हमेशा एक सदिश को, सदिश आरेख या सदिश को निर्देशित करता है। तो हम ऐसे रोटेट कर रहे हैं, अगर इस पे होता तो ओमेगा t की वैल्यू 0, t इक्वल्स टू 0 सेकंड वाला। किसी क्षण पे अपन ज्ञात कर रहे हैं तो ओमेगा t ऐसे, तो आपका जो v है वो इस दिशा में होगा, v जो है वो इस दिशा में होगा और I भी इसी दिशा में होगी। v और I दोनों एक ही दिशा में होगी और ये इधर जो मान निर्देशित कर रहे हैं, अपन चेक कर रहे हैं, वो शिखर मान को निर्देशित करेगा। ये होगा v बराबर v नॉट साइन ओमेगा t, ऊपर होगा क्योंकि v नॉट का मान ज्यादा है और I नॉट के लिए लिखेंगे तो I बराबर I नॉट साइन ओमेगा t। ये लो फेजर आरेख, इसमें तो बहुत इजी है, इस वाले में फेजर आरेख जो है बहुत इजी है। ये धारा के लिए हो गया और ये पूरा वोल्टा के लिए हो गया। दोनों एक ही लाइन पे क्यों है? क्योंकि दोनों के मध्य कलांतर शून्य है। अगर कुछ कलांतर होगा तो दो अलग अलग ग्राफ बनाएंगे, ठीक है। तो वोल्टा और धारा के मध्य कलांतर शून्य, इसलिए दोनों एक ही रेखा पे दिखाएंगे XY तल में। और ओमेगा टी कोण पे इसलिए दिखाया है कि कला कोण ओमेगा टी है। किसी क्षण पे कोणीय विस्थापन की बात करी जाए तो ओमेगा टी है, थीटा बराबर ओमेगा टी लिखते हैं अपन, तो वो कितना है? ओमेगा टी। अगर मान लो कोणीय विस्थापन शून्य होता तो अपन x एक्स पे दिखाते इसको ग्राफ को, बट कोणीय विस्थापन ओमेगा टी है इसलिए हमने ओमेगा टी कोण पे दिखाया ग्राफ ऐसे। तो इसको बोला जाता है बेटा फेजर आरेख, जो एक घूर्णी सदिश को निर्देशित करता है, ठीक है ना, रोटेशन वाला। तो जैसे जैसे t की वैल्यू इंक्रीज करेंगे आपका ये सदिश इंक्रीज होगा, ऐसे रोटेट करेगा, ठीक है ना। जैसे मान लो ये जरूरत थोड़ी है यहीं पे लूं, किसी क्षण t मान लो t इक्वल टू 5 सेकंड पे यहां था, प्रत्यावर्ती धारा वोल्टा की ग्राफ ऐसी थी, t इक्वल टू 4 पे पहले होगी, 3 पे और पहले होगी, 2 पे, t इक्वल टू 0 पे x एक्स पे होगी, t इक्वल टू 6 पे इधर जाएगी, 7 8 9 10 ऐसे इंक्रीज करती जाएगी। तो इस तरह से हमने ये फेजर आरेख बना लिया। अब मैं एक चीज और पूछूं आपसे कि भाई जो प्रतिरोध का मान है R का मान, क्या वो आवर्ती के साथ बदल रहा है? कहीं कुछ ऐसा संबंध पड़ा है इसमें? ऐसा कोई संबंध आया जिसमें प्रतिरोध का मान, R का मान जो है वो आवर्ती पे निर्भर करता हो? x एक्स पे मैंने ले लिया आवर्ती हर्ट्ज में और y एक्सिस पे मैंने प्रतिरोध ले लिया R ओम में। अगर मैं इसके ग्राफ की बात करूं तो किसी भी आवर्ती पे प्रतिरोध चेक कर लो, नियत है। शुद्ध प्रतिरोध युक्त परिपथ में प्रतिरोध का मान, चालक के प्रतिरोध का मान आवर्ती पर निर्भर नहीं करता है, अर्थात ग्राफ ऐसा बनेगा कांस्टेंट। R का मान चेंज थोड़ी होगा, कितनी आवर्ती का सिग्नल अपने अप्लाई करें, वोल्टा अपना अप्लाई करें, क्या R का मान आवर्ती पे निर्भर करेगा? बिल्कुल भी नहीं करेगा। ग्राफ कैसा होगा? कांस्टेंट, R कांस्टेंट। यहां लिख सकते हैं R इज कांस्टेंट, आवर्ती पे निर्भर नहीं करता। तो तीसरा ग्राफ आपका ये हो गया प्रतिरोध और आवर्ती के बीच। दूसरा आपका था फेजर आरेख और पहला था आपका ज्यावक्रीय आरेख।
ये सबसे इजी टॉपिक, सबसे पहला जो परिपथ है शुद्ध प्रतिरोध युक्त परिपथ, वो सबसे इजी होता है। इसमें आपको ध्यान रखना है बेटा कि वोल्टता व धारा के मध्य कलांतर हमेशा 0 होगा। जिधर वोल्टता होगी उधर ही कलांतर, मतलब वोल्टता और धारा के मध्य कला का जो अंतर है वो हमेशा 0 होगा शुद्ध प्रतिरोध युक्त परिपथ में। अगली क्लास में हम पढ़ेंगे शुद्ध प्रेरकीय परिपथ, जिसमें कुंडली लगेंगे, एल प्रेरकत्व की कुंडली काम में लेंगे, और वो हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे बेटा। थैंक यू।